सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपका डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो नया राजन सीरीज है 2023 नया संस्करण राजन सीरीज का गणित विषय का, उसको यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 4th सेमेस्टर का राजन सीरीज नया वाला यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। सभी प्रश्नों को एक तरफ से हम देखेंगे, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज की क्लास में जितने भी आपके पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं सभी आप यहाँ पे देख लोगे और आपकी जो तैयारी है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, यह आप देख लोगे और आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो इसी पे प्रश्न, इसी पे आधारित, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न बनने वाले हैं। तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये क्लास, तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा, सभी मित्रों को जोड़ लीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को। और इससे पहले आपको पता है कि मैं डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित विषय पूरा आपको पढ़ा चुका हूँ, पवन सीरीज पूरा पढ़ा चुका हूँ। इस तरीके से आपकी तैयारी मैं बिल्कुल बेहतर ढंग से करा रहा हूँ। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मैथ के सामने का लिंक क्लिक करके आप मैथ विषय को पूरा पढ़ सकते हैं। इसी तरीके के सभी विषयों का लिंक दिया गया है। सभी विषयों की तैयारी आप कभी भी हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं या फिर ऐप भी उपलब्ध है, ऐप को भी डाउनलोड करके ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। वहां पे बिना डिस्टरबेंस के आप पढ़ाई कर पाओगे। तो इसी तरीके से अब हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है 3 सही 3/8 का घनमूल है। 3 सही 3/8 को कितना लिखा जा सकता है? अब देखिए, जो 3 सही में है उसमें गुणा होगा 8 का और धन 3 जोड़ा जाएगा और बटे में 8, यानी कि ये कितना हो जाएगा 24 और 3 27/8। और बोला कि इसका घनमूल लीजिए, यानी कि क्यूब रूट, यानी कि करनी की घात 3 लगेगी यहाँ पे। अब यहाँ से इसको कितना लिख सकते हैं? 3 के घाते 3/2 के घाते 3, यानी कि इसको 3/2 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मान कितना आ जाएगा 3/2। ऑप्शन 2 जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा क्या होगी? अब कोई भी वर्ग होता है दोस्तों, अगर उसकी भुजा ए है तो उसका जो विकर्ण की लंबाई होती है वह a√2 होती है। तो a√2 की वैल्यू यहाँ पे आपको पता है 5√2 दिया गया है, यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5√2/√2। √2 कट जाएगा, बचेगा क्या 5। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 3 है, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्याओं के अवयवों की संख्या है। प्रतिदर्श, देखिए एक पासा फेंका जा रहा है तो प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्याओं की अवयवों की संख्या आपसे पूछ रहा है। अब एक पासा फेंका जाएगा तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? प्रतिदर्श समष्टि होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी प्रयोग में जितनी भी घटनाएं घटित हो सकती हैं उन सभी घटनाओं का समावेश जो होता है वह प्रतिदर्श समष्टि होता है। मतलब एक पासा फेंका जाए तो क्या क्या घटना घटित हो सकती है? तो पासा फेंकने पे पासे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये घटनाएं घट सकती हैं एक पासे को फेंकने पे। तो यह क्या हो गया? पासा का सैंपल स्पेस, पासा का एक पासे को फेंकने की प्रतिदर्श समष्टि यहाँ पे हमने लिख ली है। अब इसमें पूछ रहा है कि प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्याओं के अवयवों की संख्या क्या है, मतलब अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो देखिए एक जो है वह ना तो भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है, और 2 अभाज्य संख्या होती है, 3 भी अभाज्य होती है, और 4 भाज्य होता है और 6 भी भाज्य होता है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी बची? 2, 3 और 5, और इनकी संख्या आपको बतानी है। अभाज्य संख्याओं के अवयवों की संख्या, तो ये कितनी संख्याएं मिल रही हैं? 3 अभाज्य संख्याएं मिल रही हैं। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा 3, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिदर्श समष्टि में जो अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होगी
वह 3 होगी। इसके बाद आप देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है, दशमलव के बाद 2, 2 4, 1 5, 0 फिर 8 का घनमूल है। तो अब देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसका घनमूल आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि क्यूब रूट पूछा जा रहा है। अब देखिए इसको कितना लिख सकते हैं, इसको चाहें तो लिख सकते हैं 8 गुणे 10 के घाते, या 10 के आगे 6 शून्य, तो इसे हम लिख रहे हैं 10 के घाते 6। 10 के घाते 6 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 8, और ये 10 के घाते 6 खत्म हो जाएगा, ठीक है, और नीचे 10 के घाते 6 बच जाएगा, ठीक है। तो ऊपर बच गया 8 और नीचे बच गया 10 के घाते 6, और इस पे पूरे पे है क्यूब रूट। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 के घाते 3 और 10 के घाते 2 के घाते 3, इसको लिखा जा सकता है। यानी कि ये आ जाएगा 2 के घाते 2 बटे क्यूब रूट हट जाएगा 2 बटे 10 के घाते 2, यानी कि 2 बटे 100, और 100 से भाग हो जाएगा तो 0.02 आ जाएगा इसका मान। यानी कि क्यूब रूट इसका कितना आ गया, 0.02। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए परिमेय संख्या ऋण 4/5 तथा 8/15 का भागफल है। अब ऋण 4/5 में भाग दिया जा रहा है 8/15 से, तो इस जो हर में जो हर का जो हर है 15, उसका गुणा एकदम ऊपर अंश में हो जाएगा, और यहाँ पे हर का जो अंश है इसका गुणा ऊपर अंश के हर में हो जाएगा। यानी कि ऋण 4 गुणे 15 और बटे में हो जाएगा 5 गुणे 8। अब गुणा करेंगे, देखिए यहाँ कट रहा है तो काट लेंगे, 5 से 15 को काटेंगे 3 बार में, और 4 से काटेंगे ये 2 बार में। ऊपर देखिए यहाँ पे बचा है ऋण 1 गुणे 3, यानी कि ऋण 3 हो जाएगा, और नीचे बचा है 2, ऋण 3/2, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऋण 3/2 ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। भागफल कितना आ जाएगा, ऋण 3/2। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 है, cot 30/tan 45। तो cot 30 का मान देखिए कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो इसका मान हो जाएगा √3/1, यानी कि √3। cot 30 का मान हो जाएगा √3, और बाई tan 45 आपको पता है 1 होता है, तो √3/1, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त का क्षेत्रफल एरिया जो होता है वह होता है πr², और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 8800 दी गई है, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, और इंटू आर की वैल्यू हमको निकालना है। तो r² बराबर, अब देखिए क्या लिख सकते हैं, r² बराबर अगर लिखें तो 7 का गुणा ऊपर होगा 8800 में, 22/7 का 7 का गुणा ऊपर हो जाएगा, और 22 से भाग हो जाएगा। 22 से 8800 को काटेंगे तो 4 0 0, और r² बराबर कितना हो जाएगा, 400 गुणे 7, और r बराबर अगर लिखना चाहें तो √400 गुणे 7, 400 गुणे 7, यानी कि 400 कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, 20 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बच जाएगा 7, तो 20√7 ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, 2x² - x - 1 के हल हैं। अब किसी भी समीकरण यहाँ पे आपको दिया है, इसका हल पूछ रहा है, मतलब कि x के वैल्यूज पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा जब हम समीकरण को हल करेंगे। तो चलिए हल करके देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8 में समीकरण जो दिया गया है 2x² - x - 1 बराबर 0, इस समीकरण के हल हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इस समीकरण का गुणनखंड करना होगा, गुणनखंड करने के बाद हम सॉल्व करेंगे आगे, तो x के हमको मान मिल जाएंगे। अब गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं, ये जो बीच वाला पद होता है इसको हम लोग 2 पदों में तोड़ लेते हैं, ताकि 4 पद हो जाएं, और उसके बाद 2 पदों में हम कॉमन ले पाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं। अब इसको हम लोग कैसे तोड़ें बीच वाले पद को, यह जानने के लिए हम लोग
इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। अब a का मान है यहाँ 2, b का मान है -1, c का मान है -1। अब इसके बाद a इंटू सी हम लोग निकालते हैं, तो a है 2 और c है -1, गुणा होगा -2 आएगा। अब हमको इसी -2 के ऐसे दो गुणनखंड चाहिए जिनका गुणा करने पे तो -2 आए और जोड़ने पे -1 आए। तो इस तरीके से -2 और 1 का अगर हम गुणा करते हैं तो -2 आएगा और जोड़ेंगे तो -1 आएगा। तो इस तरीके से अब इसी -2 और -1 के रूप में इसको तोड़ लेंगे। जो -x लिखा था उसे -2x लिख देंगे और -x लिख देंगे। ठीक है, बात तो वही रही, -2x और -x कितना होगा, -x होगा और फिर -1 बराबर 0। अब इतना हमने लिख लिया। अब इसके आगे हम गुणनखंड आसानी से कर लेते हैं। देखिए शुरू के दो पद क्या हैं, 2x² - 2x। अब दोनों के अंकों को देखिए, दोनों के इस पार्ट को देखिए जो गुणा हो रहा है, जो अंकीय पार्ट है, ये दोनों जगह 2 आ रहा है तो 2 कॉमन मिल सकता है। और इसमें देखेंगे x² है और उसमें x है तो x कॉमन मिल सकता है, यानी कि 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ पे पूरा 2x कॉमन गया है तो -1 बचा है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन हो जाएगा और x -1 इस तरीके से और बराबर 0। अब देखिए x -1 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो x -1 बाहर निकालेंगे और फिर बचेगा क्या, 2x + 1। ठीक है, और बराबर 0 के। तो इस तरीके से ये इतना हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, ये यहाँ तक गुणनखंड हो गया। गुणनखंड के बाद अब मान कैसे निकालेंगे x का, x -1 बराबर 0 के दिखाएंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान जो आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, ये एक पार्ट हो गया। और इसके बाद x 2x + 1 बराबर 0/x -1, क्योंकि गुणे में है तो उधर भेज देंगे तो ये बराबर 0 के ही हो जाएगा। तो इस तरीके से अब लिख सकते हैं 2x बराबर -1 के और x बराबर लिख सकते हैं -1/2। ठीक है, +1 बराबर के उधर जाएगा -1 हो जाएगा और 2 इधर गुणे में है बराबर के उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो x बराबर -1/2 और 1, ये दो वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, 1 और -1/2, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। संख्या 14,661 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। अब देखिए किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं जब भाग विधि से, तो हम क्या करते हैं, जैसे संख्या जो आपको दी गई है 14,641, तो इसमें हम क्या करते हैं, वर्गमूल जब निकालते हैं तो दाहिने तरफ से जोड़ा बनाते हुए चलते हैं। जोड़ा बना दिया, अब एक संख्या बन गया तो उसका भी जोड़ा बनेगा। ठीक है, उसको भी जोड़ा मान के चलेंगे। तो यहाँ पे आपको कितने जोड़े बनते हुए दिख रहा है, 1 2 3, 3 जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्गमूल निकल के आएगा उस संख्या में कितनी संख्याएं होंगी, उसमें 3 संख्याएं होंगी। 3 जोड़े बन रहे हैं तो यहाँ से कह सकते हैं कि वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होगी वह 3 होगी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10। किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 अंश है। चौथे कोण का माप होगा, मान लेते हैं चौथा कोण जो होगा वह x अंश होगा। तो चारों कोणों का जो योग होगा, 3 कोण का योग धन चौथे कोण का योग बराबर कितना होगा, चारों कोणों का योग 360 अंश। तो यहाँ से अब निकाल सकते हैं x बराबर कितना आ जाएगा, 360 - 285, ये कितना हो जाएगा, 75 अंश, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, परमीय संख्या ऋण 32 बटे ऋण 100 का सरलतम रूप है। तो ऋण 32 बटे ऋण 100। अब आपको पता है किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे किसी भी संख्या से गुणा कर दें तो मान क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता। तो -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो दोनों जो हो जाएंगे वह प्लस में हो जाएंगे, या डायरेक्टली भी हम लोग माइनस माइनस अंश और हर में काट देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये अब क्या बन गया, 32 बटे 100 बन गया।
और 32 भी 4 से कटता है और ये आपका 100 भी 4 से कटता है, तो ये 8 बार में कट जाएगा और ये 2 और 5, 8/25 ये सरलतम रूप आपको मिल जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दशमलव के बाद 2, 2 4, 1 5 0 और उसके बाद 1, यानी कि इसका भी उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे बस पिछला प्रश्न जो हमने सॉल्व किया था वहां पे 8 लिखा था, तो बहुत ही आसान है। इसका भी क्या करेंगे, क्यूब रूट लेना है, ऊपर नीचे 10 के घाते 6 से गुणा कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे 10 के घाते 6, और ये वर्गमूल जब लेंगे तो ऊपर का 1 आ जाएगा, नीचे का 10 के घाते 2 यानी कि 1/100, तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.01, 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा क्योंकि 100 में 2 शून्य होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 13, समीकरण 3x = 6 और 4x + y = 14 के हल में y का मान है। y का मान पूछा जा रहा है, दो समीकरण दिए गए हैं आपको, तो यहाँ पे x और y का मान निकल के आता है, ठीक है, तो y का मान आपसे पूछ रहा है। अब दो समीकरणों को कैसे हल करते हैं, दो विधियां होती हैं आपको पता है। देखिए हल करके मैं आपको दिखाता हूं। पहला जो समीकरण दिया गया है 3x = 6 दिया गया है और दूसरा जो समीकरण दिया गया है 4x + y = 14 दिया गया है। ये दो समीकरण आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो विधियां होती हैं, एक प्रतिस्थापन विधि होती है, एक विलोपन विधि होती है। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाल लेते हैं और हम उसका मान जो होता है वह दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चर का जो मान है वह एक समीकरण में है ही नहीं, सीधे सीधे इसको आप सॉल्व करेंगे। 3x = 6 दिया गया है, x का मान आपको कितना मिल जाएगा 6/3 यानी कि 2। x का मान जब 2 आपको मिल गया तो यही मान आप इस दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो ये देखिए 4 × 2 हो जाएगा यानी कि 8, 8 धन y = 14 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा 14 - 8 यानी कि 6। तो y का मान यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 6 मिल जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान है इसको हल करना। ऑप्शन ए जो हो जाएगा 6 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है sin 60/cos 30 का मान ज्ञात कीजिए। अब sin 60 और जो cos 30 होता है दोनों का ही मान जो होता है वह √3/2 होता है। ठीक है, मान समान होते हैं, √3/2 और बटे √3/2। ठीक है, तो x/x क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो समान मान आपस में कट जाएंगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो √3/2 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्या 15, यदि cos a = 0 हो तो a का मान होगा। cos a = 0। अब आपको यहाँ पे सोचना है, एक तरफ तो देखिए cos a है और बराबर के दूसरे तरफ एक मान है, एक वैल्यू है जो है 0। अब आप ये सोचिए कि cos के किस अंश पे मान जो होता है वह 0 होता है। तो cos से 90 अंश जो होता है उसका मान जो होता है वह 0 होता है। तो cos 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, cos a = 90 डिग्री। यहीं से लिख सकते हैं a = 90 डिग्री यानी कि a का मान क्या होगा 90 अंश। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा 90 अंश। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 16 है, आंकड़े का बहुलक है, आंकड़े में बहुलक निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 5 एक बार, फिर उसके बाद आप फिर 5 देखेंगे तो 2 बार 3 बार, 3 बार आपको 5 दिख रहा है और इसके बाद 7 देखिए, 7 आपको 4 बार दिख रहा है। ठीक है, तो 7 की बारंबारता 4 हो गई, 5 की बारंबारता 3 हो गई। सबसे अधिक बार जो संख्या आती है किसी आंकड़े में उसको हम क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे यह सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न के 17 है, √b/a
इंटू रूट सी बाई बी इंटू रूट ए बाई सी। अब मैंने आपको करणी का नियम पढ़ाया है, उसमें क्या होता है, करणी को अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि अंश और हर पे किसी भी भिन्न पे, तो रूट बी बाई रूट ए भी इसको लिखा जा सकता है, इंटू रूट सी बाई रूट बी इसको लिखा जा सकता है, रूट सी बाई बी को। इसी तरीके से रूट ए बाई सी को रूट ए बाई रूट सी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शुरू में आ रहा है रूट बी बाई रूट ए, अंश में आया रूट बी, ये अंश में यहाँ रूट बी है, यहाँ हर में रूट बी है, कट जाएगा। फिर पहले ही अंश में रूट ए है और ऊपर यहाँ अंश में रूट ए है, कट जाएगा, यहाँ रूट सी है, यहाँ रूट सी है, कट जाएगा, सब कट जाएगा, बचेगा क्या, एक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एक, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 18 है, एक वृत्त का व्यास जो है वह 12 सेंटीमीटर है, परिधि ज्ञात कीजिए। व्यास यानी कि 2r दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो r हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, परिधि होता है 2 पाई r, वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू पाई होता है 22/7 इंटू आर है 6, ठीक। और पाई के फॉर्म में दिया गया है तो पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है, 2 का गुणा 6 में होगा, हो जाएगा 12 और 22/7 को लिख देंगे पाई, तो 12 पाई जो हो जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर परिधि की जो हो जाएगी लंबाई हो जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। समांतर समचतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, तो कोई भी चतुर्भुज हो उसके अंतः कोणों का जो योग होता है वह 360 अंश होता है। 360 अंश को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 90 अंश, और 90 अंश को क्या लिख सकते हैं, समकोण, यानी कि 4 समकोण के बराबर हो जाएगा किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग। तो ऑप्शन डी जो है 4 समकोण, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 20 है, 2025 का वर्गमूल होता है, मतलब कौन सी संख्या ऐसी है जिसका हम गुणा कर दें तो 2025 हमको मिल जाता है। तो देखिए 45 का जो वर्ग होता है वह 2025 होता है, तो इस तरीके से 2025 का वर्गमूल अगर पूछता है तो कितना होगा 45। 45 का अगर आप 2 बार गुणा करेंगे 45 गुणे 45 तो आपको कितना मिल जाएगा 2025। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, √2 + 1/√2 का मान है। अब यहाँ पे 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, इस तरीके से यहाँ पे गलती समझ में आ रही है, इन्होंने मिसप्रिंट किया है। प्रश्न जो पूछा गया था √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर का मान पूछा गया था, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने फॉर्मूला पढ़ा है, a + b का जो होल स्क्वायर होता है वह होता है a² + b² + 2ab, ठीक है, ये होता है। तो यहीं से अब इसको सॉल्व करिए, तो a की जगह है √2, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, b की जगह है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी कि √2 और b है 1/√2, ठीक है। a + b का a की जगह है √2, b की जगह है 1/√2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2, फिर धन 1/2, धन 2 गुणे √2 कट जाएगा, तो 2 गुणे 1 यानी कि 2 आ जाएगा। अब 2 और 2 जुड़ जाएंगे 4 हो जाएगा, और 4 और आधा 4 धन हाफ, ये हो जाएगा। अब 4 में गुणा होगा 2 का और 9/2 हो जाएगा, जिसे लिख सकते हैं 4 सही 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22 है, एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 2:3 है तो उसके घटने की प्रायिकता होगी। एक घटना का देखिए बताया गया है कि प्रतिकूल संयोगानुपात, अब ये शब्द जो है वह आपके लिए नया है, प्रतिकूल संयोगानुपात आपको दिया गया है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रतिकूल संयोगानुपात क्या होता है। ये एक तरीके का अनुपात है, यह आपको तो समझ में आता है। अनुपात मतलब क्या होता है, भिन्न होता है, एक अंश होगा एक हर होगा, लेकिन अंश और हर में क्या लिखा जाता है, देखिए प्रतिकूल संयोगानुपात है। तो प्रतिकूल संयोगानुपात में
जो प्रतिकूल घटनाओं की संख्या होगी वह ऊपर लिखी जाएगी और जो अनुकूल घटनाओं की संख्या होगी वह नीचे लिखी जाएगी। तो इस तरीके से देखिए, प्रतिकूल संयोगानुपात बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिकूल है तो प्रतिकूल ऊपर आएगा, प्रतिकूल घटनाओं की संख्या तो प्रतिकूल घटनाएं लिख देंगे हम लोग, प्रतिकूल घटनाएं, और बटे में अनुकूल घटनाएं। ठीक है, कुल घटनाएं नहीं रहेगा, अनुकूल घटनाएं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रतिकूल घटनाएं बटे अनुकूल घटनाएं, ये क्या देगा, ये प्रतिकूल संयोगानुपात देगा। ठीक, अब यहीं से आगे बढ़ेंगे। इसका मान जो है आपको दिया गया है, प्रतिकूल संयोगानुपात 2:3 दिया गया है, यानी कि 2/3। तो प्रतिकूल घटनाएं और बटे अनुकूल घटनाओं की जो अनुपात हो गया वह कितना हो गया, 2/3 ये अनुपात हो गया। अब इसके बाद आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आगे अब अनुकूल संयोगानुपात कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि घटना के घटित होने की प्रायिकता। अब घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता उसके अनुकूल घटनाएं और बटे कुल घटनाएं, यह होता है उस घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो अनुकूल घटनाएं निकालेंगे और बटे में कुल घटनाएं। तो अनुकूल घटना यहाँ पे देखिए, अनुकूल बटे में 3 है, मतलब इसी अनुपात में होगा। अगर हम लोग लिखेंगे प्रतिकूल घटनाओं की संख्या तो मान सकते हैं 2x होगा, और इसी अनुपात में मान लेते हैं, और अनुकूल घटनाओं की संख्या जो होगी वह इसी अनुपात में 3x हो जाएगी। ठीक है, ये मान लेते हैं, जब अनुपात पता है तो इसी तरीके से मानते हैं। अब इसके बाद देखिए, तो अनुकूल अनुपात अगर निकाला जाए, जैसे प्रतिकूल संयोगानुपात दिया गया है वैसे अनुकूल संयोगानुपात कितना होगा, यह भी होगा। जो अनुकूल घटनाएं हैं, अनुकूल घटनाएं कितनी हैं, 3x, और बटे प्रतिकूल कितना है, 2x, तो ये आ जाएगा 3:2 का अनुपात आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये समझ पा रहे होंगे आप। अब हमको जो यहाँ पे निकालना है वह निकालना है घटना के घटित होने की प्रायिकता। घटना के घटित होने की, घटना की प्रायिकता, ये इस तरीके से समझ लीजिए, घटना की प्रायिकता इसको कह सकते हैं। तो घटना की जो प्रायिकता हो जाएगी वह बराबर हो जाएगी अनुकूल घटनाएं और बटे में कुल घटनाएं। अब यहीं से मान रखिए, अनुकूल घटनाएं कितनी हैं, अनुकूल घटनाएं 3x हैं, और कुल घटनाएं कितनी हैं, प्रतिकूल घटना 2x और अनुकूल घटना 3x। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3x बटे 5x, x कट जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा, 3/5। तो ये हो जाएगा घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि क्या हो जाएगा, घटना के घटित होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वह 3/5 हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख करके भी आप लोग कर सकते हैं, कोई इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है। बस एक बार आपको मैं कॉन्सेप्ट पूरा समझा रहा था कि प्रतिकूल संयोगानुपात क्या होता है, प्रतिकूल घटनाएं बटे अनुकूल घटनाएं। तो जैसे ही आप प्रतिकूल संयोगानुपात देखेंगे तो कुल घटनाओं का अंदाजा आप लगा लेंगे कि 2 और धन 3 5 होगा, यानी कि बटे में कितना आएगा, बटे में 5 आएगा, क्योंकि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है बटे में कुल घटनाएं आती हैं। तो कुल घटनाएं बटे में इन दोनों अनुपातों को यहाँ पे जोड़ लेंगे, 5 तो बटे में आएगा, ये निश्चित हो गया। अब इसके बाद हमको क्या देखना है, यहाँ पे प्रतिकूल संयोगानुपात दिया है। ठीक है, तो प्रतिकूल दिया है तो प्रतिकूल में ऊपर प्रतिकूल घटनाओं की संख्या आ रही होगी, यानी कि 2 जो है, 2 आप मान सकते हैं इसको, 2x तो वैसे होगा लेकिन सीधे सीधे आप 2 मान लीजिए। तो 2 जो हो जाएगा वह प्रतिकूल घटनाएं हो जाएंगी और 3 हो जाएगा अनुकूल घटनाएं। तो अनुकूल, अब देखिए जब पूछ रहा है कि घटना के घटित होने की प्रायिकता, अब घटना के प्रतिकूल जो है वह 2 है संख्या और जो अनुकूल है 3, तो 3/5 यहाँ से हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। एक आंकड़ा दिया है, इसका बहुलक पूछ रहा है। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार आपको कौन सी संख्या दिख रही है? सबसे अधिक बार आने वाली संख्या ये देखिए 12। 12 जो है यहाँ 3 बार आया है। बाकी जो संख्याएं हैं 10 आपको 2 बार दिख जाएगा और बाकी 13 भी आपको 2 बार दिख जाएगा। बाकी 14 एक बार आया है, 11 एक बार आया है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे अधिक बार जो आया है वह 12 आया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा 12, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब वैल्यूज रख के आप चाहे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो वैल्यूज रखी हैं ऐसे केस में 0 अंश रख के देखेंगे तो साइन a अगर 0 रखेंगे 0 तो 2 में गुणा होगा 0 अंश का, ये हो जाएगा साइन 0 अंश और ये भी हो जाएगा क्या साइन 0 अंश गुणे 2। साइन 0 अंश क्या होता है? साइन 0 की जो वैल्यू होती है वह 0 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों पक्ष क्या होगा? वह 0 आएगा 0 अंश रखने पे। तो इसी से आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पता होना चाहिए। ठीक है, तो 0 अंश अगर रख दिया मान आपने तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पे 2 गुणे साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 बराबर 0 दोनों तरफ 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सत्य होगा जब a का मान जो होगा वह 0 अंश होगा। ठीक है, बाकी सभी पे ये वैल्यू जो होगा वह दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है। एक घटना की प्रायिकता जो है वह 4/7 है, इसका प्रतिकूल संयोगानुपात क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे घटना के घटित होने की प्रायिकता दे दिया है। तो प्रायिकता क्या होता है? अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं बटे कुल घटनाएं या सभी घटनाएं कह लीजिए। तो अनुकूल घटनाएं आप समझ गए, एक घटना के घटित होने की 4/7 है, तो 4/7 यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो अनुकूल घटनाओं की संख्या है वह 4 है। अनुकूल घटनाओं की संख्या 4 है और कुल घटनाओं की संख्या 7 है। तो प्रतिकूल घटनाओं की संख्या क्या हो जाएगी? प्रतिकूल घटनाएं कितनी हो जाएंगी? 7 - 4 यानी कि 3। अब प्रतिकूल घटनाओं की जो संख्या हो गई वह 3 हो गई। तो प्रतिकूल संयोगानुपात अगर आपको लिखना है तो क्या लिखा जाता है? प्रतिकूल संयोगानुपात में ऊपर लिखा जाता है प्रतिकूल घटनाओं की संख्या और नीचे अनुकूल घटनाओं की संख्या। तो प्रतिकूल घटनाओं की संख्या है 3 और नीचे है क्या? अनुकूल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं हैं 4। 3/4 जो हो जाएगा वह यहाँ पे इसका मान आ जाएगा, जिसे लिख देंगे 3:4। और जो कि यहाँ ऑप्शंस में नहीं दिया गया है और यहाँ पे मिसप्रिंट के कारण नहीं दिया गया है। बाकी जो प्रश्न आपसे 2022 में पूछा गया था वहां पे दिया था। तो ये पहला ऑप्शन में गलती है, 3:4 इनको लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा 3:4, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 है। 1 - साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, और 1 - साइन स्क्वायर ए जो होगा वह बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए के। तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इसके जगह, ठीक, और 1 + tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं? यह बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। ये दोनों जो होते हैं सर्वसमीकाएं होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ोगे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। अब देखिए कॉस का उल्टा जो होता है वह सेक होता है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए इंटू लिखा जा सकता है 1 / कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा क्या? 1। ठीक, अब 1 बचेगा। अब 1 को क्या लिख सकते हैं? सभी वैल्यूज देखिए यहाँ साइन के फॉर्म में दी गई हैं। तो 1 किस साइन का मान होता है? साइन 90 अंश का जो मान होता है वह 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा साइन 90, ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए किस तरीके से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और सभी प्रश्न उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आए होंगे। और कहीं किसी भी प्रश्न में अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके प्रश्न संख्या बताइए, ये प्रश्न समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करके बताइए। और देखिए, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, सभी प्रशिक्षुओं को इस क्लास से जोड़िए ताकि सभी लोग की तैयारी बेहतर हो पाए। सबसे अधिक बैक देखिए मैथ्स में लगती है, और जब बैक लगती है तो बहुत ही दुख होता है। आपसे ज़्यादा मुझे दुख होता है क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ और बैक लगना ये बहुत ही खराब लगता है। तो इसलिए शुरू से ही आप लोग वीडियोस को शेयर करिए सभी प्रशिक्षुओं में, खासकर गणित की वीडियोस से जोड़िए सभी प्रशिक्षुओं को, तभी सभी लोग प्रैक्टिस कर पाए। मैं जो भी चीजें आपको बताता हूँ बहुत सटीक बताता हूँ कि आप शुरू से खुद से प्रश्न को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। जब भी मैं पढ़ाता हूँ आपका बैक लगेगा ही नहीं, और इतना मैं मैथ पढ़ा दे रहा हूँ हर एक सेमेस्टर में कि कहीं आपका बैक नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जितना मैं करा देता हूँ उतना अगर आप कर लोगे, हर एक प्लेलिस्ट देख लोगे मेरे किसी भी सेमेस्टर की, तो आपका बैक लगना ही नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप सभी विषयों को पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर करिए, सभी अपने दोस्तों को, सभी जितने भी प्रशिक्षु हैं सबको चैनल से जोड़िए, सबको सब्सक्राइब कराइए ताकि सभी लोग का कम से कम एक दो वीडियोस जो डेली चैनल पे आती हैं वह भी देखते रहेंगे तो आराम से पास हो जाएंगे, बैक नहीं लगेगी। अब अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया गया है, या सीधे प्ले स्टोर पे चले जाइए, टारगेट यूपीटेट सीटेट सर्च कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो जिस भी सेमेस्टर में आप हैं 4th सेमेस्टर का आपको वहां पे कोर्स मिल जाएगा, और उस कोर्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जितना आपको पढ़ना है, जितना आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब कहीं से फिर और कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं रहेगी। सभी क्लासेस चैप्टर वाइज हैंडरिटन नोट्स के माध्यम से, और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, राजन पवन सीरीज का सोल्यूशन मिल जाएगा, उसका पीडीएफ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, उनका सोल्यूशन मिल जाएगा, मास्टर क्लास मिल जाएगी। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी? हमारे ऐप टारगेट यूपीटेट सीटेट पे। और सबसे बेहतरीन तैयारी आपकी वहीं होगी, बिना डिस्टरबेंस के, बिना किसी प्रचार के आप पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लिए बेस्ट है ऐप को डाउनलोड करिए, कोर्स में एनरोल करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब अभी 1 से 2 वीडियो और आपकी आएगी और बहुविकल्पी प्रश्न जो हो जाएंगे वह समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप चैनल से बने रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर लाइक करते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।